नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है, पहले वो देख लीजिए। बजट सत्र की बात करेंगे सबसे पहले हम, जिसकी आज शुरुआत हो गई है। फिर बात होगी बांसवाड़ा की, जहां 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां नहर में बहे 4 लोगों की तलाश जारी है। बात करेंगे 100 करोड़ की महारैली की भी। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। कांस्टेबल भर्ती 2019 मामला, जिलेवार परिणाम मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से एजी एमएस सिंघवी ने बहस की। कोर्ट ने 8 जनवरी को स्टे लगा दिया था। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त की कांस्टेबल भर्ती 2019 मामले से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार तमाम अभ्यर्थी कर रहे थे। जिलेवार परिणाम मामले पर आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, सुनवाई हुई आज कांस्टेबल भर्ती 2019 मामला, क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान? देखिए, आज जो सुनवाई हुई थी वो निर्णायक सुनवाई हुई है, क्योंकि फैसला पूरा हो गया है और जिस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जो भी फैसला वो सामने आए, तो वो फैसला कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। अभी कोर्ट के ऊपर है कि वो कब अपना फैसला सुनाती है। लेकिन जो सुनवाई रही वो करीब 1.5 घंटे चली। दोनों पक्षों, चाहे सरकार हो याचिकाकर्ता हो, उनकी तरफ से वकीलों ने जमकर पैरवी की। सरकार की तरफ से कहना था कि जो सेवा नियम है, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, उसके तहत जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक है जिले का, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी पहले से घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर जिलेवार परिणाम सरकार जारी कर रही है, विभाग जारी कर रहा है, तो वो गलत नहीं है, वो नियमों के तहत है। एक एफिडेविट पेश किया गया जिसके अंदर नियम व शर्तें बताई गई, जिसका जवाब भी याचिकाकर्ता को इस पूरे मामले में देना है। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि जिन सेवा नियमों का हवाला एजी दे रहे हैं, उन्हीं सेवा नियमों में ये बात ही साफ की गई है कि स्टेट मरीज जारी की जाएगी किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर, अगर पुलिस विभाग में होती है। और इसको लेकर 3 बार अलग अलग डेट पर सर्कुलर भी जारी किए गए हैं पुलिस विभाग की तरफ से। इस तरह की दलीलें आज याचिकाकर्ता की तरफ से थी। और जब दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस एसपी शर्मा ने सुनवाई को पूरा माना और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जब भी फैसला आएगा तो निर्णायक फैसला होगा एकल पीठ का। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह का फैसला आएगा। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है सुमित, क्योंकि 15 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अब तक सबसे ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी है। तकरीबन 13 लाख ने 15 लाख ने फॉर्म इसमें भरे थे। उसके बाद अगर इससे बड़ी कोई भर्ती परीक्षा होगी तो वो रीट की परीक्षा होगी। तो ऐसे में काफी लाखों अभ्यर्थी हैं जो नजरें गड़ाए बैठे थे कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो और फैसला आए। तो वो जो उनका इंतजार है, वो उसको कह सकते हैं कि वो अब खत्म हो जाएगा। कुछ ही दिनों में इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, फैसला सामने आ जाएगा और जो भी तरीका निकलेगा, जो परिणाम है वो जल्द सामने होगा। इंतजार तो कुछ और करना पड़ेगा अभी, कम से कम इस फैसले तक का। तो क्या कुछ ये पता चल पाया कब तक ये फैसला आएगा? इंतजार कब खत्म होगा अभ्यर्थियों का? देखिए सुमित, इस मामले में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब ये कोर्ट के विवेकाधिकार और उनका ऐच्छिक अधिकार है कि वो कब फैसला देते हैं। लेकिन माना जा सकता है कि इस वीक तो शायद कम से कम नहीं आएगा फैसला। नेक्स्ट वीक को डेट आ सकती है, इसमें फैसला दिया जा सकता है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, कोर्ट जब सुनवाई पूरी कर लेती है तो तकरीबन 2 या 3 दिन फैसला सुरक्षित रहता है, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसला होता है और इस तरह का फैसला होता है कि कोई भी पक्ष हो वो हायर बेंच में अपील करेगा। तो ऐसे में एकल पीठ की कोशिश रहती है कि फैसला पूरी तरह से तथ्यों से जुड़ा हुआ हो, एकदम ठीक हो, जिससे अपील भी की जाए तो फैसला आगे भी सुरक्षित रहे, आगे भी ठीक बना रहे जो फैसला उन्होंने दिया है। तो कम से कम 2 या 3 दिन इस तरह की प्रैक्टिस में देखा गया है कि फैसला सुरक्षित। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात बजट सत्र की। विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बैठक को स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। अमूमन ऐसा होता भी है। आज से बजट सत्र का आगाज हुआ और राज्यपाल पहुंचे, अभिभाषण हुआ और अभिभाषण के बाद शोक अभिव्यक्ति और उसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है कल सुबह 11 बजे तक के लिए। अब कल 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी और जिस तरह आज तेवर नजर आ रहे थे तमाम नेताओं के, सदन सदस्यों के, विधानसभा के सदस्यों के, विधायकों के, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी हंगामेदार रहने वाला है। आज अभिभाषण के दौरान भी माकपा विधायक ने जिस तरह से वैल में जाकर नारेबाजी की, हंगामा किया, उससे आने वाले दिनों का एक खाका मिल गया है। क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में, ये 3 तस्वीरें आज के दिन की, आज सदन की बजट सत्र की शुरुआत की 3 अहम तस्वीरें। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या कुछ रहा आज?
किस तरह का ये सत्र चलेगा इसकी पहले ही दिन झलक देखने को मिली। माकपा के बलवान पूनिया ने निशाना तो बीजेपी के ऊपर साधा और कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाली पार्टी को जय श्री किसान की भी सुननी चाहिए। किसान अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं। और मेरे साथ बलवान पूनिया को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, वो आ गए हैं विधानसभा से ठीक बाहर और उनसे जानते हैं कि आखिर बलवान पूनिया आपकी आपत्ति क्या थी? आपने जय श्री किसान का नारा बुलंद किया। इसमें आ गया, आपने जय श्री किसान का नारा बुलंद किया। मैंने किसान का नारा इसलिए बुलंद किया कि आज देश में किसान का बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तीनों काले कानून उनको वापस लेने के लिए किसान की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को आज हम प्राथमिकता से नहीं उठाएं तो फिर सदनों में आने की जरूरत कहाँ है? तो फिर अगला कदम क्या होगा? आप किस तरह से सजग? मैं जब तक ये काले कानून वापस लेने में लगातार जहाँ भी उचित होगा, कांग्रेस भी विरोध कर रही जहाँ है, भी दिखाई नहीं दिए जहाँ वो उनसे पूछिए, मेरा पूछिए मुझसे कि मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा और किसान हमारे बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो ये आपने सुना, सुमित बलवान पूनिया माकपा के एमएलए हैं, भादरा से चुन करके आते हैं। वो ये कह रहे थे कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, कृषि कानून जो कि केंद्र की सरकार ने बनाए, तब तक वो सदन में किसानों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। साथ ही जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें राज्य सरकार ने राज्यपाल के श्रीमुख से ये तक कहलवा दिया कि जो पेट्रोल और डीजल की दरें बढ़ी हुई है वो इस वजह से बढ़ी हुई है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कहीं ज्यादा है और केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए ताकि राजस्थान को भी रिलीफ मिले। प्रदेश में जो तेल की कीमतें जो आसमान छू रही हैं वो कम हो जाएं। तो कुल मिलाकर के आज पहले ही दिन यानी कि सरकार ने भी अपनी तरफ से आक्रामक रुख अख्तियार किया। बाबूलाल रोक रहा हूँ यहाँ पे, बलवान पूनिया मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुन लेते हैं। पार्टी की तरफ से और मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम लगातार हमारी बात कहने में कामयाब रहे। राज्यपाल महोदय ने बार बार पानी पी बोल रहे थे, वो केंद्र सरकार को टारगेट करके बोल रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी राजस्थान की सरकार ने 10,000 रुपए की सब्सिडी किसानों को बंद की है। बलवान पूनिया किसानों के हितैषी थे तो वो 10,000 की सब्सिडी के ऊपर भी बोलते। बलवान पूनिया अगर किसानों के हितैषी थे तो लाखों रुपए की वीसीआर राजस्थान की सरकार बिजली विभाग के माध्यम से भर रही है, वो उनके ऊपर भी बोलना चाहिए। लेकिन टारगेट सिर्फ केंद्र सरकार को करें, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। किस तरह से घेरेंगे आप सत्ता पक्ष को? रणनीति क्या है? आज महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण के माध्यम से जो बात कहलवाएगी वो पूर्ण रूप से असत्य बातें कहलवाएगी। आज राजस्थान के अंदर धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है और अभिभाषण के अंदर कहलवाया कि इतनी 1000 किलोमीटर की सड़कें हमने बना दी। कोरोना में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। क्या आप केंद्र तक मैसेज करेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र हुआ है तो आपको कम करना चाहिए? राजस्थान सरकार 10 से 12% वेट 2018 के बाद में बढ़ा चुकी है। 2% वेट कम करने की बात करी है, लेकिन 10% बढ़ाया किसने था? आपने तो बढ़ाया था। और आसपास के राज्यों के अंदर भी अगर राजस्थान सरकार की देखें तो डीजल और पेट्रोल सबसे महंगा है। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि कम से कम वेट में कमी करके कुछ जनता को राहत देने का काम करें। कल से जो है अभिभाषण के ऊपर चर्चा होनी है, क्या तैयारी आप लोगों की? तैयारी हमारी पूरी है। हर मुद्दे के ऊपर सरकार को हम घेरेंगे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो। हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरेंगे। और सरकार ने 2 साल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसके आधार पर वो वाहवाही लूट सके। बाबूलाल पूछिए, हंगामा करेंगे या सदन चलने में सहयोग भी करेंगे? और ये कह रहे थे कि सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की। जी सुमित, हंगामा ही करेगा विपक्ष या सदन को चलाने में सहयोग भी करेगा? सहयोग तो करना ही होगा क्योंकि 52 मुद्दों के ऊपर बीजेपी ने रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की और इनकी कोशिश है कि हर दिन एक नए इश्यू के साथ में सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस में फूट है, नेता आपस में बटे हुए हैं, तो क्यों नहीं इस फूट का फायदा उठा करके यानी कि जनता के सामने सरकार की कलई खोली जाए। लेकिन कांग्रेस भी उम्मीद कर रही कि जिस तरह से धड़ों में बटी हुई बीजेपी है तो क्यों नहीं एक्सपोज किया जाए जनता के सामने कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष को मुद्दे उठाने नहीं आते हैं और आम जन से जुड़े हुए मुद्दों से विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है। तो दोनों ही यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। 4 दिन जो है अभिभाषण के ऊपर चर्चा होनी है और उसके बाद में बजट आएगा। तो माना यह जा रहा है कि 17 सत्ता पक्ष को 52 मुद्दों का खुलासा हुआ? कौन कौन से मुद्दे हैं या फिर कल से ही एक एक कर वो मुद्दे सामने आएंगे? राजस्थान का किसान भी जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था के ऊपर जो है विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना कोलैप्स हो गया है और स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। तो आम जनता का समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रमुखता से रखा जाए। बिजली की जो कीमतें हैं उनको लेकर के उन्होंने
सरकार के ऊपर दबाव बनाने की वो कोशिश करेंगे। साथ ही जो कर्ज माफी का वादा था गहलोत सरकार का, जितना सरकार से हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन बीजेपी कह रही कि सरकार ने जो वादा किया था वैसा कर्ज माफी नहीं करी है, तो इस मुद्दे पर भी वो घेरेंगे। डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तो रोजाना एक नया इश्यू होगा। सुबह 10 बजे बीजेपी जो है वो बैठक करेगी अपने विधायकों के साथ में। कोर कमेटी बना दी गई है, तमाम विधायक बैठ करके और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाएंगे। तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को कोई मौका नहीं देगा, सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। लेकिन ये जो सत्र है वो खासा हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। आज एक अनोखी तस्वीर भी दिखी बाबूलाल, कांग्रेस के एक विधायक ट्रैक्टर पर पहुंची थी यहां पर। जी देखिए, तैयारियां पूरी है। आपका सवाल मेरे कानों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। बाबूलाल, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज कांग्रेस की एक विधायिका ट्रैक्टर पर पहुंची थी। किसानों का मुद्दा गंभीरता से लेने वाले हैं इस बार। बिल्कुल मुख्य एजेंडे में है कांग्रेस के किसान। उनको लगता है कि किसानों का अगर समर्थन मिल जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी पार्टी। और इसी मुद्दे पर उनके जो यानी कि नेता हैं राहुल गांधी राजस्थान में आ रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद में वो नागौर जिले में आएंगे। तो कुल मिलाकर के किसानों पर फोकस है अगले दिनों की राजनीति, और उसका असर राजस्थान की विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। और कांग्रेस को यही लगता है कि इस मुद्दे पर जब 2 साल हो गई है सरकार को, और ऐसे दौर में जब किसान सड़कों पर है, दिल्ली के आसपास के बोर्ड अभिभाषण तो संवैधानिक मर्यादाओं के तहत जो उनको लिख के दिया जाता है वो पढ़ना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें कहलवाई हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के भाव इनको केंद्र सरकार 30 रुपए प्रति लीटर देती है, 38 रुपए उस पर राजस्थान का टैक्स है। तो जब बाकी आसपास के हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह यहाँ से 10 रुपए कम हो सकता है, तो राजस्थान में महंगाई की जिम्मेदार गहलोत सरकार है, जिन्हें जनता में खुलेआम लूट मचा रखी है। इसलिए भाव के लिए केंद्र नहीं, राजस्थान सरकार दोषी है। तो कोटा के अंदर राम जन्मभूमि के मंदिर के कलेक्शन के लिए हमारे संघ चालक जिस प्रकार से वहां निकले और पूरे देश भर में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह को अपार समर्थन मिल रहा है, ये कुछ लोगों को द्वारा असहनीय था। ऐसा राजस्थान के अंदर क्योंकि जहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अपराधी फ्री हैंड घूम रहे हैं, और पिछले दिनों लगातार अशोक गहलोत सरकार के और उनके मंत्रियों ने आरएसएस, राम मंदिर, इसके खिलाफ जिस प्रकार का विषाक्त वातावरण बन रहा है, उस वातावरण से प्रभावित होकर के सिर्फ घटनाएं इंगित करती हैं। इस कारण से कल जो गोलीकांड हुआ है, बस इसकी जिम्मेदार भी राजस्थान सरकार है। तुरंत इसको गिरफ्तार तो उन्होंने 2 लोगों को किया है, और गिरफ्तार तो करें, लेकिन इस प्रकार का वातावरण जो विषाक्त बना है उसकी मैं निंदा करता हूं। यह सरकार इस प्रकार के वातावरण से बाज आए, नहीं तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस तो शुरुआत आज बजट सत्र का आगाज, लेकिन पहले ही दिन तस्वीर दिखाई दी हंगामे की भी। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर राज्य विधानसभा पहुंची। उन्होंने कहा, हम ट्रैक्टर लेकर किसानों और देश की जनता को संदेश देने आए हैं कि हम पूरी तरह किसानों के समर्थन में हैं। जहां भी उनको आवश्यकता पड़ेगी हम उनके लिए वहां आएंगे और लड़ेंगे। लेके आज किसानों को, इस देश की जनता को संदेश देने के लिए आए हैं कि हम पूरी तरीके से आपके समर्थन में हैं, आपके समर्थन में है, और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम वहां आएंगे और पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, इंदिरा जी सरकार का कलीजा नहीं पस रहा। अब तक सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। जवान और किसान को मोदी जी ने लड़ा दिया है, आपस में आमने सामने कर दिया है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसको समझना पड़ेगा। मोदी जी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, और ये हठधर्मिता जो हिटलर वाला शासन है वो नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता आज लोकतंत्र है, और आज लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है विरोध करने का और अपनी मांगों को मानने का। लेकिन आज मोदी जी अपनी बातों पर, अपनी जो हठधर्मिता है उसको अड़े हुए हैं। लेकिन किसान भी, मैं कहती हूँ, किसान भी उतना ही हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में
क्या कुछ कहा। विधानसभा के 6ठम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं और राज्य सरकार को प्रदेश की निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 में अनेक कटु अनुभव का एहसास करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि नव वर्ष 2021 हम सब के लिए निरोगी, सुखद, वैभवशाली एवं मंगलमय हो। मेरी यह अपेक्षा है कि मान दौर में भी विकास के पहिए को निरंतर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। कोरोना से कोई जनहानि न हो, इस लक्ष्य के साथ कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की RT-PCR जांच सहित संबंधित सभी जांचें एवं उपचार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई तथा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य। वहीं अजमेर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर नारेबाजी की एबीवीपी छात्रों ने। पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में विरोध किया। सीएम के नाम पर प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा। एबीवीपी ने इसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मांगों को लेकर कहा एबीवीपी ने कि मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। क्लासें बंद थी और वो किताबों का कैसे अपने जुगाड़ करेगा, कैसे कोरोना का लोग परिषद छात्रवृत्तियों के लिए लड़ रहा है और विद्यार्थी परिषद हर एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिलाएगा। जब 5,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति जो दी जाती है, आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप के अवगत कराया कि कॉलेज आयुक्तालय और मुख्यमंत्री को आप लेटर लिख के विद्यार्थियों की मांग को बताए, अन्यथा अगर इस मांग को उठाया नहीं गया, जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में छात्रवृत्तियों के लिए, उनकी छात्रवृत्ति के लिए उग्र आंदोलन